हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11th अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने इन दोनों का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3। उसमें टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना। तो आइए चलते हैं, पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में हमें पूरा पढ़ना क्या क्या है। हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। हम इसके बारे में जानेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। फिर उसके बारे में हम जानेंगे यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, कैसे यूज़ करते हैं हम डेबिट और क्रेडिट का, ये हम पढ़ेंगे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है ये हम जानेंगे। लेजर अकाउंट कैसे बनता है ये हम जानेंगे। पोस्टिंग फ्रॉम लेजर ये हम जानेंगे। अब ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जनरल एंट्रीज बोलते हैं। इसी जनरल एंट्रीज को हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे, पोस्टिंग फ्रॉम जनरल, ठीक है। इसी जनरल एंट्री को हम सीखेंगे पोस्ट करना कि आखिर कैसे पोस्ट होता है, और पोस्ट किस में करेंगे हम, लेजर अकाउंट में। हर चीज़ का अलग अलग एक अकाउंट बनेगा। जैसे आप करेंगे परचेस टू कैश, ये आपका एक जनरल एंट्री बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेजर बनेगा वो परचेस का अलग लेजर बनेगा, कैश का अलग लेजर बनेगा। तो ये होता है लेजर अकाउंट की, हर चीज़ का अलग अलग अकाउंट बने, वहाँ पे अलग अलग फाइल खुले, ठीक है। तो जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर इकोनॉमिक इवेंट दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी एंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। दीज ट्रांजेक्शन इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज सेल्स, परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट। फॉर ईच ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में आप देखिए कि क्या क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन हम किसे बोलते हैं, हमें समझा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन हम बोलते हैं सेल्स को। जैसे कि आप अपना सामान बेच रहे हैं, आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन हो गया। फिर किसे बोलेंगे, परचेज को, सामान खरीद रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन हो गया। पेमेंट हो गया, या पेमेंट आपको पे करना है किसी को, या फिर आप रिसिप्ट हो रहा है आपको पेमेंट, वो हो गया एक ट्रांजेक्शन, इसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला है हर ट्रांजेक्शन को, फॉर ईच ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। हर ट्रांजेक्शन का हमें क्या चाहिए, एक सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों होता है, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड कराता है डिटेल्स। जो भी हम चीज़ें करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, चाहे वो परचेस का हो, चाहे सेल का हो, चाहे पेमेंट का हो, चाहे रिसिप्ट का हो, जब तक हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस वजह से ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो इस वजह से हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को सोर्स डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम जानेंगे कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट आखिर होते कौन कौन से हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आखिर होते कौन कौन से हैं। जितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट हैं हमने सब यहाँ पे लिख दिए हैं आपको। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहला क्या है, पहला सेल्स ट्रांजेक्शन है। सेल्स ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, व्हेन अ बिजनेस सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज। जब बिजनेस में कोई भी जब बिजनेस में सेल होता है, ठीक है। जब बिजनेस सेल करता है, क्या सेल करता है, या तो गुड्स बेचेगा, या तो कोई प्रोडक्ट बेचेगा, या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। तो वहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या देते हैं, जब भी कोई बिजनेस अपना माल बेचता है तो वहाँ पे सेल्स इनवॉइस बेचता है और कोई भी रिसिप्ट, मतलब अगर उसे पेमेंट का रिसीव हो गया है तो पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, या तो फिर वो सेल्स इनवॉइस भेजेगा। उसमें सारा डिटेल रहेगा, कितना माल भेज रहा है, कितना माल उसने परचेज किया, कितना माल बिजनेस ने बेचा, ठीक है, कितने का बेचा, किस तारीख को बेचा, सारा डिटेल्स इसमें रहेगा। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट में हर एक चीज़ वहाँ पे क्लियर कट लिखा रहता है। ऐसे ही परचेज ट्रांजेक्शन है, क्या बोल रहा है, व्हेन अ बिजनेस बाय गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे सेल कर रहा था, यहाँ पे खरीद रहा है।
जब बिजनेस को जब बिजनेस को ज़रूरत होगी कि गुड्स खत्म हो रहा है, जब वो गुड्स खरीदेगा या फिर बिजनेस को कोई सर्विसेज की ज़रूरत है, वो सर्विसेज कोई खरीदेगा, तो वहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत होगी, परचेस ऑर्डर उसे एक बनाना होगा। वो एक परचेस ऑर्डर बनाएगा जिसमें सारा ही कुछ लिखा रहेगा कि कितने का गुड्स खरीदा, कितने का सर्विसेज उसने यूज़ किया, ठीक है, और कितने रुपए का क्या डेट था, हर चीज़ वहाँ पे लिखा रहेगा। और उसके पास एक और डॉक्यूमेंट रहेगा, वो रहेगा सप्लाई इनवॉइस, जो कि यहाँ पे हम सेल्स कर रहे थे तो सेल्स इनवॉइस बनाए थे, तो वैसे जिस सेलर से हम खरीदेंगे माल, वो भी हमें एक बिल इनवॉइस बना के देगा, ठीक है, तो वो हमारे पास रहेगा। तो ये दो सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें चाहिए जब हम परचेस ट्रांजेक्शन करेंगे तब। नेक्स्ट हमारा है पेमेंट ट्रांजेक्शन। पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या है, व्हेन अ बिजनेस पे फॉर गुड्स और सर्विसेज। पेमेंट ट्रांजेक्शन ये है कि अगर आपने गुड्स परचेस कर लिया है तो अब उसका पेमेंट भी करना होगा आपको। जब बिजनेस पेमेंट करेगा, ठीक है, आपने मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और उसमें आपने माल परचेज किया है और या फिर सर्विसेज को यूज़ किया है आपने, तो जब उसका आप पेमेंट करेंगे, उस चीज़ का आप पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, चेक, बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट वाउचर, ये सोर्स डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे चेक भी होगा तो वहाँ पे भी क्लियर कट लिखा रहेगा आपने कितने का पेमेंट किया है। बैंक स्टेटमेंट रहेगा, वहाँ पे भी लिखा रहेगा कितने का पेमेंट किया है, किस वजह से पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। ऐसे ही रिसिप्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, व्हेन अ बिजनेस रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। जब कस्टमर से बिजनेस को पैसा रिसीव होगा तो वहाँ पर भी सोर्स डॉक्यूमेंट बैंक डिपॉजिट स्लिप और रिसिप्ट स्लिप, वो भी देखेगा वो बिजनेस कि क्या आपके पास बैंक डिपॉजिट स्लिप है, जो भी आपने डिपॉजिट किया है हमारे अकाउंट में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ये सब सोर्स एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, व्हेन अ गुड्स और सर्विसेज बॉट और सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम उसे बोलते हैं जब गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, खरीदा जाए या फिर बेचा जाए, किसमें, उधार पे, ठीक है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई सर्विसेज हो, जब उसे खरीदा जाए या फिर बेचा जाए उधार पे, तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे हमें कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज़ होना ज़रूरी है, क्रेडिट नोट होना चाहिए आपके पास क्रेडिट नोट होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं ये गुड्स यूज़ करने के लिए क्रेडिट पे। सेल्स इनवॉइस होना चाहिए, जो भी आपने माल खरीदा है या बेचा है उसका सेल्स इनवॉइस होना चाहिए, परचेस इनवॉइस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सोर्सेज डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होते हैं ये सारी ट्रांजेक्शन करने में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। आखिर हम करते क्यों हैं और ये होता क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट असेट ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। असेट हमेशा किसके बराबर होता है, लायबिलिटीज के बराबर होता है और कैपिटल के बराबर होता है। आई होप कि आप लोगों को लायबिलिटीज, कैपिटल और असेट ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है किसका, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल डिस्कस किया था कि आखिर ये सब होता क्या है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे असेट का मतलब हम एक बार बता देते हैं। असेट का मतलब होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में फर्नीचर होता है, ठीक है, फर्नीचर होता है, कोई भी मशीनरी होता है, मतलब जो भी फिक्स्ड असेट हैं वो आपके क्या हैं, असेट हैं, जो कि आपके बिजनेस के मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होती हैं, लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन होती हैं, जो कि हम लोन लिए रहते हैं किससे, या फिर बैंक से या फिर कोई लीगल ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो वो उन्हें हमें पे करना होता है कुछ समय में, कुछ दिन बाद, तो वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, वो हमारी जिम्मेदारी होती हैं, उसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब ये है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जो भी ओनर होता है बिजनेस का, वो पहला जो इनिशियल अमाउंट लगाता है अपने बिजनेस में, उसे क्या बोलते हैं, उसे कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो भी ओनर होता है वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं कि असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्यों कहा गया है। अब इसका एग्जांपल आप एक बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे आप समझ लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है,
कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में क्या लगाता है, 10,000 रुपीज़ लगाता है मान लीजिए, ठीक है, अपने बिजनेस में 10,000 रुपीज़ लगाता है। तो ये क्या लगाया, कैपिटल लगाया। इसे हम क्या बोलेंगे, कोई भी ओनर अपने बिजनेस में 10,000 रुपीज़ लगाया तो वो क्या हुआ, वो उसका कैपिटल हुआ। तो यहाँ से 10,000 रुपीज़ कैपिटल में ऐड होगा और ये जो एसेट है अब ये अमाउंट एसेट में भी ऐड होगा। कैसे, क्यों, जो बिजनेस ये लगाया है ये हमारा बन गया कैपिटल, ठीक है, और जो 10,000 रुपीज़ लगा है ये जाएगा बिजनेस के कैश में, बिजनेस के कैश के कॉलम में जाएगा 10,000 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा एसेट भी इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ें हैं, इसी वजह से देखा गया है। ऐसे ही आप लोन का ले लीजिए, जब कहीं से आप बैंक से मान लीजिए लोन लेंगे, आप बैंक से लोन लेंगे कितने का, 5,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में आपका ऑब्लिगेशन बढ़ गया, आपको लोन पे करना है 5,000 रुपीज़ का। बट यहाँ पे आपका एक चीज़ और बढ़ गया, वो क्या है, वो आपका असेट है, ठीक है। असेट में क्या है, असेट में आपका कैश है, कैश भी 5,000 रुपीज़ से आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा गया है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपका इक्वेशन बन जाता है यहाँ से। तो इस वजह से जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो ऐसे बनती है और अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऐसे करते हैं। तो आइए हम समझते हैं एक क्वेश्चन से। एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है, वो भी आपके एनसीईआरटी बुक में से हमने एग्जाम्पल भी लिया है और यहाँ से उसका आंसर भी हमने एनसीईआरटी बुक में से ही लिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आइए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहला क्या ट्रांजैक्शन बोल रहा है। ओपन अ बैंक अकाउंट इन अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हम कहाँ बैंक अकाउंट अपना ओपन कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000 रुपीज़। हम लोग कितने का बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, 4,80,000 रुपये। किस बैंक में हम अकाउंट खोल रहे हैं इसे आपको नहीं देखना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको मतलब इससे है कि आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं कितने से, 4,80,000 रुपये से। अब इसका हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट हम इस वजह से ले रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में क्योंकि यहाँ पे असेट और लायबिलिटीज का बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, यहाँ पे सिर्फ असेट रिकॉर्ड होता है और लायबिलिटीज रिकॉर्ड होता है, इस वजह से। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि हमारा बैलेंस शीट ये फुलफिल करता है ये इक्वेशन को। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा था, पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा था कि हमने ओपन किया है बैंक अकाउंट कितने से, 4,80,000 रुपए से। तो बैंक हमारा क्या होता है, बैंक हमारा असेट होता है, हम उसे असेट के रूप में बैंक को मानते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम असेट साइड में कितना बैंक लिख देंगे, बैंक कितने से, 4,80,000 रुपये यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे 4,20,000 रुपये। अब ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट एंट्री तुरंत फौरन पढ़नी है कि नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है। सेकंड एंट्री हमारा क्या बोल रहा है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 रुपीज एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। ठीक है, मतलब जिस दिन आपने फर्नीचर को परचेज किया उसी दिन आपने चेक इशू कर दिया, कितने का, 60,000 रुपीज का। और क्या इशू किया, चेक इशू किया, तो वो माइनस कहाँ होगा, वो बैंक से ही माइनस होगा। तो इस वजह से 60,000 रुपीज यहाँ से निकल के आपका चला गया कहाँ पे, फर्नीचर में चला गया। ठीक है, कितना, 60,000 रुपीज यहाँ पे आपका आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस ₹1,25,000। हमने यहाँ पे क्या खरीदा, हमने मशीनरी खरीदा कितने का, 1,25,000 रुपए का, और जिसमें हमने एडवांस कितना पे किया था, 10,000 रुपीज़। किसे पे किया, किसमें पे किया था, कैश में। किसे, मिसेस रामजी लाल को। ठीक है, हमने 10,000 रुपीज़ एडवांस में पे किया था और मशीनरी हमारा था कितने का, 1,25,000 रुपीज़ का हमारा मशीनरी था और 10,000 हमने कैश में खरीदा। अब 1,25,000 में से आप 10,000 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका, आपका यहाँ पे बचेगा 1,15,000 रुपीज़, आपका इतना बचा है। अब ये जो 1,50,000 रुपीज़ है ये तो ऑलरेडी क्रेडिट पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट पे चढ़ जाएगा क्योंकि आपने पे कितना किया है, 10,000 ओनली कैश पे किया है और उसके बाद से कुछ भी आपने पेमेंट नहीं किया। तो जो 1,15,000 रुपीज़ आपका बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट पे चला जाएगा। मतलब आपने उधार माल 1,15,000 रुपये का खरीदा है, मशीनरी में आपने 1,25,000 का खरीदा, 10,000 आपने पेमेंट किया कैश से, बाकी का आपने पेमेंट नहीं किया 1,15,000 का, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, उसे उधार मान लिया जाएगा कि आपने उधार में
परचेस किया है तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लायबिलिटीज साइड में आपका चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, आउटसाइडर क्रेडिटर में जाएगा। यहाँ पे 1,15,000 आना चाहिए बट 1,70,000 आ रहा है। क्यों आ रहा है वो अभी नेक्स्ट जो आगे आने वाली एंट्री है उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी इतना जान लीजिए कि 1,15,000 रुपीज़ आपका क्या है, क्रेडिट पे है। ठीक है, क्रेडिट पे आपका ये है 1,15,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेस सुमित ट्रेडर्स 55,000। हम 55,000 का क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स। ठीक है, हम गुड्स खरीद रहे हैं मिसेस सुमित ट्रेडर्स से, और ये भी हम किस में खरीद रहे हैं, ये भी हम उधार में खरीद रहे हैं। तो क्रेडिट का हमने उधार में खरीदा, हमने उधार में खरीदा था मशीनरी 1,15,000 का। अब हम यहाँ पे गुड्स भी खरीद रहे हैं कितने का, 55,000 का उधार पे। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,70,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारा आ जाएगा। और यही 1,70,000 रुपीज़ हम यहाँ पे आउटसाइडर क्रेडिटर क्लेम यहाँ पे हम लिख दिए। ये हमारा लायबिलिटीज़ हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, इसे हमें पे करना होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1,70,000 रुपये आखिर आया कहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है उसे आप समझिए, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 रुपीज़ सोल्ड रजनी इंटरप्राइजेस 35,000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये मसला समझिए, गुड्स कॉस्टिंग कितने का था, 25,000 रुपये का। ठीक है, गुड्स कितने का था, गुड्स था हमारा, गुड्स था 25,000 रुपये का। ठीक है, गुड्स था 25,000 रुपये का, बट हमने बेचा कितने का, हमने सोल्ड कितने का किया, हमने सोल्ड किया 35,000 रुपीज़ का। इसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, वो हमारा 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये जो 35,000 रुपीज़ है, हमने 35,000 रुपीज़ का यहाँ पे किससे बेचा है, हमने बेचा है रजनी इंटरप्राइजेस से। तो ये 35,000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, इन्होंने भी पैसा नहीं दिया है तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे डेटर बन जाएंगे। ठीक है, डेटर में हमारा कितना आ गया, 35,000 रुपीज़। डेटर भी हमारा क्या होता है, हमारा असेट होता है, बाद में इससे पैसा लेना होता है, इस वजह से इसे असेट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो 25,000 का हमने गुड्स बेचा, आप समझिए हमने यहाँ पे गुड्स खरीदे कितने का था, कितने का गुड्स खरीदा था, 55,000 रुपये का, और हमने कितने का गुड्स बेचा, 25,000 रुपये का। ठीक है, 55,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा था, बेचा कितने का, 25,000 रुपये का हमने गुड्स बेच दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 30,000 रुपये का हमारे पास अभी भी गुड्स बचा है। तो ये हम कहाँ पे लिख देंगे, स्टॉक में। जो हमारे पास अभी गुड्स 30,000 का बचा है वो हम स्टॉक में यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो प्लांट एंड मशीनरी हमने यहाँ पे खरीदा था 1,25,000 का, उसे भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब ये हमारा कैश कहाँ से आया, ये कैश 10,000 आया कहाँ से, तो इसका आपको पता होगा। जो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाए हैं, ये कहाँ पे कमाए हैं, ये हम कैश में कमाए हैं। ठीक है, तो ये जो कैश आया ये 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। अब ये जो कैपिटल निकलता है कि आखिर कैपिटल आया कहाँ से, यहाँ पे 5,10,000 रुपीज़। तो ये जो दोनों साइड, ये जो इस साइड असेट साइड है, इस साइड को जब हमने ऐड किया, ये आया 6,80,000 रुपीज़ आया। ठीक है, जब 6,80,000 रुपीज़ में से हमने माइनस किया कितना, हमने माइनस किया 1,70,000 रुपीज़, तो हमारा कितना आ गया, 5,10,000 रुपीज़। ये अमाउंट हमारा आ गया। तो ये था पूरा असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आप रिपीट करके ये देख लीजिएगा वीडियो हमारा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।